वर्षा की छोटी ननद अंजलि की शादी भी गाजियाबाद में ही हुई थी। अंजलि अक्सर मायके आती रहती थी। अंजलि वैसे तो स्वभाव की ठीक थी, पर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना उसकी आदत में शामिल था। खासकर वो वर्षा के सामने खुद की बहुत तारीफ करती थी। ऐसे ही एक दिन घूमते हुए अंजलि अपने मायके पूछी, माँ कहाँ हो? अरे कोई है भी घर में या नहीं? नमस्ते भाभी, कैसी हो? और माँ कहाँ है? वो खाटू श्याम जी बस जा रही थी, तो माँ जी दर्शन के लिए गई हैं। 2-3 दिन बाद आएंगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है भाभी। वैसे मैं तो माँ को ये पर्स दिखाने लाई थी। मैंने ऑनलाइन 350 रुपए का मंगवाया है, पर बाजार में तो 1200 रुपए का बिक रहा है। देखो मैं कितनी बचत करती हूँ। हाँ, पर्स तो अच्छा लग रहा है। कौन सी साइट से मंगवाया है? कोई नई साइट खुली है, शॉपिंग की बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं और सस्ते भी। रुको मैं अभी दिखाती हूँ। अरे मेरे फोन में तो नेट ही नहीं चल रहा। चलो कोई नहीं, फिर किसी दिन दिखाऊंगी। वर्षा भी अंजलि से बात कर ही रही थी कि तभी अंजलि का फोन बज जाता है। अरे ये किसका फोन है? एक सेकंड भाभी। हेलो जी, मेरा नाम अंजलि है। यस, हाँ जी, मैंने 1 हफ्ता पहले ऑर्डर किया था। जी मुझे मिल गया है मेरा पार्सल। जी बिल्कुल, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। डिलीवरी वो मुझे समय पर दे गया था। जी, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। ओ मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। क्या? 8 लाख की कार? क्या आप सच कह रहे हैं? अच्छा, आपकी साइट से मैंने जो पर्स खरीदा है उसके लिए मेरा एक लकी ड्रॉ निकला है। ओके ओके। क्या हुआ अंजलि, किसका फोन था? वर्षा भाभी, आपको पता है मैंने जो ये ऑनलाइन पर्स मंगवाया है एक नई साइट से, उस साइट पर मेरा लकी ड्रॉ निकला है। वो हुआ ये कि जो इनकी नई साइट से अगर शॉपिंग करते हैं तो ये उनमें से लकी ड्रॉ सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें मेरा नाम भी आया है। बस अब थोड़ी देर में वो रिजल्ट्स बता देंगे और मैं कार जीत जाऊं। काश, कितना अच्छा होगा। मेरी नई कार होगी मेरे पास, खुद की। कब से मैं आशीष को कह रही थी मुझे कार खरीद कर दे दो, पर वो मेरी सुनते ही नहीं थे। अब जब मैं ये इनाम की कार जीत कर जाऊंगी तब आशीष को दिखाऊंगी, वो भी हैरान रह जाएंगे मेरी नई कार देखकर। पर अंजलि, ऐसा कैसे हो सकता है? 350 के पर्स खरीदने पर 8 लाख का कार का लकी ड्रॉ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे वर्षा भाभी, अब तो आप तभी समझोगी जब मेरे पास चमचमाती नई कार देखोगी। वैसे मेरे से ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और प्लीज आशीष भैया को और माँ को अभी इस बारे में कुछ भी पता ना चले, क्योंकि मैं आशीष को और बाकी सबको सरप्राइज देना चाहती हूँ। बस मैं तो यही विश कर रही हूँ कि लकी ड्रॉ में मेरा नाम आ जाए और मैं ये कार जीत जाऊं। मेरा नेट नहीं चल रहा है और आपके घर पर वाईफाई राउटर है नहीं, तो मैं ना घर निकलती हूँ। हो सकता है कोई मैसेज वगैरह ना आ जाए उन लोगों का। ठीक है। वर्षा की ननद अंजलि नई कार मिलने की खुशी में वहां रुकी नहीं रही थी। वो तो फटाफट घर चली जाती है। शाम को अंजलि के फोन पर फिर से एक कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो कार जीतने वाली ऑनलाइन विजेता बन चुकी है। अच्छा, मतलब मुझे 50,000 रुपए आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो जब मुझे कार मिलेगी तो वो 50,000 रुपए मेरे वापस आ जाएंगे। तो मैं कल आपको 50,000 रुपए सबमिट कर दूंगी। आप मुझे ऑफिस का एड्रेस भेज दीजिए। अंजलि कंपनी के ऑफिस का एड्रेस ले लेती है। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो घमंड में आकर अपनी भाभी वर्षा को फोन मिलाती है। अब तो देखना सब दंग रह जाएंगे, मैं कितनी बढ़िया कार जीत चुकी हूँ। बस अब तो एक दिन की बात और है, नई कार मेरे दरवाजे पर खड़ी होगी। अंजलि, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम उन्हें 50,000 रुपए किस चीज के दे रही हो? ऐसे तो कहीं नहीं देखा। मेरी मानो तो एक बार फिर सोच लो। कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा नहीं लगता दो लोग जाएं। और अब तो आपको सीधा मैं पार्टी ही दूंगी, बस मेरी नई कार आने दो। और भाभी, आपको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि आजकल लकी ड्रॉ निकलते हैं, बहुत लोग इनाम जीतते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने इनाम में कार जीती है, इसलिए आप मेरे से ईर्ष्या कर रही हो। यही बात है ना? ऐसा नहीं है अंजलि, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही थी, क्योंकि आजकल बहुत धोखे होते हैं। चलो तुम एक बार हो आओ, फिर मुझे बताना। वर्षा का स्वभाव इतना अच्छा था कि वो अंजलि की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि अंजलि किसी नुकसान में ना पड़े। अगले दिन अंजलि अपने पति आशीष को बिना बताए कंपनी के ऑफिस जाती है, जहां से उसे फोन आया था। वहां अंजलि की तरह ही कुछ लोग और भी बैठे थे। अंजलि उनसे भी बात करती रही। अंजलि को तसल्ली थी कि वो सचमुच कार जीत रही है। मैडम, ये जो और लोग आपको दिख रहे हैं, इन्होंने भी आपकी तरह ही कार को जीता है। 50,000 रुपए आप रिसेप्शन पर जमा करवा दीजिए, बाकी सबके जमा हो चुके हैं। एंड आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी नई कार जो आपने लकी ड्रा में जीती है,
वो कल सुबह 11 बजे तक आपके घर के दरवाजे पर खड़ी होगी जी। सच? ओह, थैंक यू सो मच सर। मुझे नहीं पता था कि आपकी साइट से इतना सस्ता सामान खरीदने के बाद एक दिन ये मौका भी आएगा। मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को आपकी शॉपिंग साइट के बारे में जरूर बताऊंगी। बधाई हो मैम, आपके साथ साथ मैंने भी नई कार जीती है। वाकई में बहुत अच्छी शॉपिंग साइट है ये। अच्छा, आपने भी कार जीती है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। अंजलि को अपने साथ के और लोगों को वहां देखकर तसल्ली हो जाती है। अंजलि रिसेप्शन पर पैसे जमा कर देती है और खुशी खुशी घर आ जाती है। उस रात तो अंजलि को खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। वो तो सोच रही थी कि अगली सुबह जल्दी से हो और 11 बज जाए। क्या बात है अंजलि, तुम बार बार घड़ी की तरफ क्यों देख रही हो? और आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई और तुम तो बिल्कुल रेडी हो चुकी हो, जैसे कहीं जाने का प्लान है। हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड ने आना था तो उसी का वेट कर रही हूँ। आप नाश्ता करो, मैं अभी आई। 11:30 हो गए। उन लोगों ने तो कहा था 11 बजे तक कार आ जाएगी। हो सकता है ट्रैफिक में लेट हो गए हो। थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। काफी देर तक जब कोई कार अंजलि के दरवाजे पर नहीं आई तो अंजलि ने फोन मिलाना शुरू किया, पर सामने से कोई फोन नहीं उठा रहा था। अंजलि पूरी तरह से घबरा चुकी थी। वो आशीष के जाने के बाद उस एड्रेस पर दोबारा पहुंचती है, पर ये क्या, वहां पर तो कोई ऑफिस था ही नहीं। अंजलि घबरा जाती है। उसके साथ के 4-5 लोग और थे, वो भी परेशान हो रहे थे। सबको सच्चाई पता चल जाती है। उन सबके साथ धोखा हुआ था, उन्हें ठगा गया था। वो एक ठग शॉपिंग साइट थी जो बहुत से लोगों का पैसा लेकर भाग चुके थे। अंजलि रोती हुई वर्षा के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है। वर्षा भाभी, अब मैं क्या करूंगी? वो रुपए आशीष ने रखने के लिए दिए थे। अब आशीष मेरे से उन रुपयों के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने तो सोचा था जब कार आएगी तो वो पैसे वापस आ जाएंगे, पर अब ऐसा नहीं होगा। चिंता मत करो अंजलि, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। परेशान मत हो, रोना बंद करो, चुप हो जाओ। वर्षा जानती थी कि अंजलि अगर अपना कुछ भी सोना बेचकर पैसे लेगी तो आशीष को पता चल जाएगा। इसलिए वर्षा अपनी सोने की चेन बेच देती है और 50,000 रुपए अंजलि को दे देती है। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने जो गलती की थी उसके बारे में सिर्फ वर्षा जानती थी। वर्षा ने किसी को भी अंजलि की इस गलती के बारे में नहीं बताया, ना ही अपनी सास को, ना ही अपने पति को, और आशीष तक भी ये बात नहीं पहुंची। वर्षा भाभी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। मैंने आपकी बात को नहीं माना और आज धोखाधड़ी का शिकार हो गई। पर आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया ये मैं कभी नहीं भूलूंगी, और मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसे धोखाधड़ी और नकली शॉपिंग साइट से कभी कुछ नहीं मंगवाऊंगी। मैं हमेशा अच्छी और विश्वासी शॉपिंग साइट से ही ऑर्डर किया करूंगी। अंजलि अपनी भाभी वर्षा से उल्टा बोलने के लिए भी माफी मांगती है और घर आकर रुपए संभाल कर वापस अलमारी में रख देती है। तभी आशीष उसे आवाज लगाता है। अरे वर्षा, तुम्हें पता है टीवी में दिखाया जा रहा है, ये देखो, एक फर्जी शॉपिंग साइट ने कुछ लोगों को नई कार देने का बहाना करके 50,000 रुपए ऐंठ लिए और काफी लोगों को ठग कर भाग गए और उनका कुछ पता ही नहीं चल सका। तुम भी थोड़ा ध्यान रखा करो। मैं कई बार देखता हूँ तुम किसी भी लोकल सोशल शॉपिंग साइट से कुछ भी मंगवा लेती हो। हमेशा बड़ी शॉपिंग साइट से ही सामान मंगवाया करो। आशीष की बात सुनकर अंजलि की आंखें शर्म से झुक जाती हैं, क्योंकि वो भी तो इसी गलत शॉपिंग साइट के द्वारा ठगी गई थी। आज उसकी भाभी वर्षा न होती तो आज वो अपने पति आशीष से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं थी। उस दिन से अंजलि ने कभी भी किसी अनजान शॉपिंग साइट से कुछ नहीं खरीदा। अब वो हमेशा फेमस और अच्छी शॉपिंग साइट से ही शॉपिंग करती थी। छोटू, चल बेटा जरा जल्दी कर। वो 5 नंबर वाले टेबल पर कस्टमर बहुत देर से खाने का इंतजार कर रहा है और बाहर भी लाइन बढ़ती जा रही है। इतना लेट करेंगे तो सब बगल वाले होटल में चले जाएंगे। बस मालिक, 5 नंबर वाले का ऑर्डर तैयार है और यहाँ कुछ टेबल भी बस खाली होने वाली हैं, तो बाहर वाले कस्टमर्स अब अंदर आ सकते हैं। ये है सत्यभान और इसका होटल अतिथि देवो भव। जैसा इस होटल का नाम था ठीक वैसा ही यहाँ का काम था। होटल के अंदर आने से पहले हर कस्टमर का तिलक किया जाता था और फिर बड़े ही सम्मान के साथ उसे बिठाकर खाना परोसा जाता था। इस अनोखे तरीके की वजह से ही सत्यभान का ये होटल बहुत मशहूर था और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते थे। होटल के खाने का बढ़िया स्वाद और यहाँ की साफ सफाई भी एक बड़ी वजह थी कि आसपास के कई होटलों और ढाबों को छोड़कर कस्टमर सत्यभान के पास ही आते थे। सर, मेरा नाम रमन है। मैं पब्लिक टाइम्स अखबार से आया हूँ। मुझे आपका इंटरव्यू करना है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। रुकिए, पहले मैं आपका तिलक करूँगा। हाँ, अब ठीक है। अब आप यहाँ आराम से बैठिए। छोटू, जल्दी से साहब के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और बढ़िया चाय तो लेकर आ।
हाँ तो सत्यभान जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा होटल और यहाँ की किचन देखना चाहूंगा। वैसे सुना तो मैंने ये है कि आप किसी को भी अपनी रसोई में लेकर नहीं जाते, लेकिन मुझे तो आपके वहाँ लेकर जाना ही होगा, वरना ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। अरे बस वो बात ऐसी है कि आप तो जानते ही हैं, होटल के बिजनेस में सारा खेल खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों और रेसिपी का ही है, और यहाँ मैंने और मेरे साथियों ने बड़ी मेहनत से ये सब तैयार किया है। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं, मतलब आपके साथी, अगर उनमें से किसी ने धोखा दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ जितने भी लोग मेरे लिए काम करते हैं वो सब के सब मेरे गांव से ही हैं, यानी सब मेरा परिवार है। आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे मेरा कोई साथी छोड़कर नहीं गया। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब तो आप इतने मशहूर हो गए, आपका होटल एक ब्रांड बन चुका है, तो लोग आपकी रसोई को अंदर से देखना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके मसालों और रेसिपीज का राज नहीं खोलूंगा, लेकिन रसोई के अंदर की कुछ फोटोज तो चाहिए होंगी आपके इंटरव्यू के साथ छापने के लिए। सत्यभान उस पत्रकार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही उस पत्रकार की बातों में फंस जाता है। अखबार में अपना इंटरव्यू और फोटो छपने की बात से वो बहुत खुश था, और इसी खुशी में वो बह गया और उस पत्रकार को उसने अपने होटल का एक एक कोना बहुत अच्छे से दिखाया। साथ ही अपनी रसोई में ले जाकर अपने सारे तौर तरीकों और रेसिपीज का भी अनजाने में खुलासा करता गया। वो पत्रकार होटल की लगभग हर चीज की तस्वीर ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान उसने सत्यभान से कई सवाल पूछे, जिनके जवाबों में सत्यभान के सारे सीक्रेट खुलते जा रहे थे। अच्छा सत्यभान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंटरव्यू के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। जी, आपका बहुत शुक्रिया। अब वैसे ये सब कब छपेगा अखबार में? बस यही 1-2 दिन में, मैं आपको फोन पर इन्फॉर्म करूंगा। इतना कहकर वो पत्रकार सत्यभान के होटल से बाहर निकलता है और कुछ दूर पहुंचते ही मुस्कुराते हुए अपने गले में पहना हुआ आई कार्ड उतारकर एक कूड़े के ढेर में फेंक देता है। बड़ा अक्लमंद समझता था खुद को, एक नंबर का बेवकूफ निकला ये तो। असल में ये आदमी कोई पत्रकार था ही नहीं, पास ही मौजूद एक दूसरे होटल के मालिक का रिश्तेदार था, जो पत्रकार बनकर सत्यभान के सारे सीक्रेट जानने के लिए उसके पास गया था। ये आदमी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। इधर सत्यभान रोज सुबह के अखबार में अपने इंटरव्यू के छपने का इंतजार कर रहा था। जा छोटू, देख तो अखबार आ गया होगा। अब तो पूरे 4 दिन हो लिए, आज तो पक्का अपनी फोटो छपी होगी। छोटू फौरन उस दिन का अखबार लेकर आता है, लेकिन बीते दिनों की तरह उसमें भी सत्यभान और उसके होटल का जिक्र तक नहीं था। ये देखकर सत्यभान उदास हो जाता है। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। फिर सत्यभान ने उम्मीद ही छोड़ दी और ये सब कुछ भुला दिया। फिर एक दिन अचानक सत्यभान के होटल में रेड पड़ जाती है। फूड इंस्पेक्टर अपने कुछ आदमियों के साथ सत्यभान के होटल पहुंचते हैं और वहां मौजूद हर चीज की जांच करने लगते हैं। देखिए, हमें आपके होटल के खिलाफ शिकायत मिली है कि आप खाने में नकली सामान का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सालों से मैं इस होटल को चला रहा हूँ, वो भी पूरी ईमानदारी से। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ की तलाशी लेने दीजिए। चलिए हटिए यहाँ से। पूरी टीम होटल का कोना कोना छानने लगती है। तभी उन्हें किचन के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। फूड इंस्पेक्टर खुद इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी मात्रा में नकली घी, तेल, नकली मसाले जैसी कई चीजें मिलती हैं। तो ये है तुम्हारी ईमानदारी का सबूत? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सत्यभान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। खाद्य विभाग की टीम सत्यभान के होटल को सील कर देती है। साथ ही सत्यभान को जेल भेज दिया जाता है। एक ही पल में सत्यभान का सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसका परिवार सड़क पर आ गया था। सत्यभान खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सका और उसका सब कुछ जुर्माने की रकम अदा करने में चला जाता है। उसके गांव के लोग जो उसके लिए काम किया करते थे, वो भी उसका साथ छोड़कर गांव वापस चले जाते हैं, सिवाय छोटू के। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत की बात सुनकर सत्यभान चौंक जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो एक वकील के साथ खड़ा छोटू उसका इंतजार कर रहा था। छोटू, तूने ये सब कैसे किया बेटा? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो बिन माँ बाप का एक लावारिस था मालिक। आपने मुझे सहारा दिया था तो मैं आपको इस हाल में अकेला कैसे छोड़ देता? आपको याद है, मैं हर महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे जोड़ता था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। बस वही आज काम आ गए। छोटू की बात सुनकर सत्यभान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो छोटू को गले लगा लेता है। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। शहर भर में सत्यभान का नाम खराब हो चुका था। इसलिए सत्यभान अपने परिवार और छोटू के साथ शहर छोड़कर अपने गांव चला जाता है। वहां बांस के बड़े बड़े जंगल थे, जिनके बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर सत्यभान और उसका परिवार रहने लगता है। सत्यभान के पास गुजर बसर के लायक भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसे कुछ तो करना ही था। तभी एक दिन उसने गांव के एक बच्चे को एक आधे कटे बांस में कुछ खाते हुए देखा। सत्यभान उस बच्चे के पास गया और उससे बोला, बेटा, ये क्या खा रहे हो? ये हरे बांस का अचार है और ये रोटी है।
ये बर्तन, ये भी बांस से बना है। वो यहाँ गांव में बांस ही सबसे ज्यादा उगता है ना, तो हम लोग इसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर जैसे सत्यभान के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। उसने फौरन छोटू को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाने लगा। फिर अगले दिन तड़के सुबह ही वो छोटू के साथ बांस के जंगल में गया और ढेर सारी बांस की लकड़ियां काट कर ले आया। सत्यभान और छोटू दिन रात लगे रहे और देखते ही देखते उन दोनों ने सिर्फ बांस की मदद से पूरा का पूरा होटल बनाकर तैयार कर लिया, जहाँ दीवारें भी बांस की थीं और सारे बर्तन भी। अब सवाल ये था कि इस होटल में पकेगा क्या। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हमें जाकर सब लोगों से बात करनी चाहिए जो शहर में अपने साथ काम करते थे। मुझे विश्वास है कि वो सब हमारा साथ जरूर देंगे। छोटू की बात मानकर सत्यभान अपने गांव के लोगों से बात करता है। धीरे धीरे गांव के कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। कई लोग उसे मुफ्त में राशन देते हैं, जिसके साथ हरे बांस का इस्तेमाल करके सत्यभान और छोटू होटल के लिए खाना बनाते हैं। और इस तरह एक बार फिर सत्यभान का होटल चल पड़ता है। लेकिन हालात अब पहले से बहुत अलग थे। कई दिनों तक सत्यभान के होटल में एक भी ग्राहक नहीं आता। फिर एक दिन शहर से कुछ दोस्तों का एक ग्रुप वहां आता है और सत्यभान के अनोखे होटल को देखकर चौंक जाता है। कुछ नया आजमाने के इरादे से वो सभी सत्यभान के होटल के अंदर आ जाते हैं। सत्यभान उन सब की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता है और फिर भाई वाह, मजा आ गया। ये तो बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था। शहर से इतनी दूर इतनी अच्छी सर्विस और उससे भी बढ़िया खाना। सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो पता ही नहीं था कि बांस को भी खा सकते हैं, वो भी इतने अलग अलग रेसिपीज में। सत्यभान के खाने और अलग किस्म के होटल की तारीफ वो सभी दोस्त अपने दूसरे दोस्तों से जाकर करते हैं, जिसके चलते और भी लोग खास तौर पर सत्यभान के होटल में खाना खाने वहां पर आते हैं। सत्यभान की सर्विस और खाना बहुत जल्दी अपना पहचान बना रहा था। लोग शहर के हाई फाई होटल छोड़कर सत्यभान के पास गांव में आ रहे थे। धीरे धीरे सत्यभान की गाड़ी पटरी पर आने लगती है और उसके पुराने साथी जो गाँव में ही थे वो भी उसके पास काम पर लौट आते हैं। मालिक, भगवान की दया से अब सब ठीक हो रहा है, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो सब नकली सामान उस दिन अपने होटल में आया कहाँ से। ये पहेली तो सच में सुलझानी ही होगी छोटू। मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। सत्यभान के पास अब इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो अपने खिलाफ रची गई साजिश की जांच करवा सकता था। वो अपने केस को रीओपन करवाता है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से सारा सच बाहर निकलवाता है। असल में रमन जो सत्यभान के पास पत्रकार बनकर आया था, ये सब उसके और उसके रिश्तेदार की सांठगांठ थी, जो सत्यभान के पुराने होटल के पास ही अपना होटल चलाता था। साथ ही सत्यभान की तरक्की से जलता भी था। रमन के द्वारा जुटाई गई जानकारी की मदद से ही वो सारा नकली सामान रातों रात चुपके से सत्यभान के होटल के अंदर पहुंचाया गया था। प्राइवेट डिटेक्टिव ने सारे जरूरी सबूत जुटा लिए थे, जिनकी मदद से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोषियों को सजा मिली और सत्यभान को उसकी खोई हुई इज्जत। शहर में मौजूद सत्यभान की सारी संपत्ति उसे वापस मिल जाती है, जहां सत्यभान फिर से अपना होटल शुरू करता है, लेकिन बिल्कुल नई थीम, नए तौर तरीकों और नई रेसिपीज के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।